पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की एक और हफ्तावार वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज के वीडियो 14 से लेके 18 अक्टूबर 2024 के हफ्ते के बारे में है। इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड जो कंपनीज़ हैं उनसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। इसके साथ साथ इस हफ्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में KSE 100 इंडेक्स की क्या मूवमेंट रही, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस की कीमतों का क्या रुझान रहा, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इस हफ्ते के दौरान हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही। इन तमाम खबरों को डिस्कस करने का मकसद ही यही होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको अवेयर रखा जाए उन तमाम ज़रूरी मालूमात से जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज से मुतालिक हैं। क्योंकि अगर आप कंपनीज के हवाले से वेल अवेयर्ड होंगे तभी आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में जो भी ज़रूरी कांट छांट होती है उसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको ना सिर्फ ये कि इंडिविजुअल कंपनीज का बल्कि ओवरऑल जो उस पर्टिकुलर सेक्टर और इकानमी से रिलेटेड जो खबरें हैं, जो भी माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे चेंजेस हो रही हैं उनका भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि आप करेक्टिव डिसीजन भी ले सकें और बर वक्त अपने फैसले कर सकें। याद रहे कि कोई भी इसमें बायर सेल कॉल नहीं है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है ये पब्लिकली अवेलेबल जो इन्फॉर्मेशन है वही है। सबसे पहले हम वीकली अपडेट्स पे जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ इस तरह की वीडियोस और इस तरह का कंटेंट आपके लिए तैयार किया जाता है और जितना ज़्यादा इसको देखा जाता है उतना ज़्यादा फिर हमारी हौसला अफजाई होती है। आज की जो पहली खबर है वो हप्को के हवाले से है। पावर जनरेशन सेक्टर वैसे भी काफ़ी दिनों से ख़बरों में है, क्योंकि 5 IPPs के साथ जो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, और फिर दीगर IPPs के हवाले से भी कुछ खबरें थी कि उनकी अदायगियाँ भी कुछ रुकी हैं या इस तरह की कुछ खबरें थी, आल्दो कि वो ऑफिशियल नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पावर सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि अगर कैपेसिटी पेमेंट के हवाले से जो पुराने माहदे हैं वो नए सिरे से तरतीब दिए जाते हैं या उनको टर्मिनेट किया जाता है। इधर केस जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं उनके जो मज़े थे, जितना ज़्यादा वो पैसा ले रही थी और साथ साथ फिर वो इन्वेस्टर्स को भी दे रही थी, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो इस हवाले से हबको भी उसी लिस्ट में है और ऑलरेडी इसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन हो चुकी है, जिसकी खबर ऑलरेडी पिछले हफ्ते मैंने दी थी। लेकिन हबको की खास बात यह है कि ये एक ऐसी कंपनी है कि जिसकी सब्सिडरीज भी हैं और जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को एक्सपेंड भी कर रही है और एक अच्छा पोर्टफोलियो रखती है। तो उसी तनाज़र में एक खबर जो कि पहले भी डिस्कस हुई थी BYD के हवाले से, जो EVs हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनको पाकिस्तान में लाने के हवाले से। BYD एक बड़ा नाम है दुनिया भर में, अगर देखें तो टेस्ला और BYD जो दो ऐसे नाम हैं जिन जो कि बहुत पॉपुलर हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके। तो अब इसकी एक जो सब्सिडरी है हबको की, मेगा मोटर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसोसिएट कंपनी है, बल्कि सब्सिडरी नहीं है, एसोसिएट कंपनी है। तो इसने ये इसके हवाले से आपको ने ये अनाउंस किया है कि जो मेगा मोटर है ये एक मास्टर सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग एग्रीमेंट में गई है विद BYD ऑटो इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड। और इस एग्रीमेंट के तहत ये मैन्युफैक्चर भी करेगी, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट और सेल करेगी BYD की जो ब्रांड पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो पाकिस्तान में। और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है जो ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस किया था BYD के साथ जो प्रोसीड कर रहे हैं, तो उस हवाले से। और अब इसका फ़ायदा ये होगा कि जो कंपनी का जो मेन बिजनेस है अपना पावर सप्लाई का, पावर सेक्टर का, पावर जनरेशन का, उससे हटकर भी ये एक ज़बरदस्त तरीके से अपने जो कैश फ्लोज होंगे, जो उसको पैसे मिलेंगे, उनको भी बेहतर तौर पे यूज़ कर सकेगी और ओवरऑल जो डाइवर्सिफिकेशन है इसके बिज़नेस की वो भी अच्छे से हो सकेगी। BYD's leading technology coupled with our local expertise will catapult Pakistan automotive sector into the future offering। तो इन्होंने कुछ फर्दर उसकी डिटेल्स भी लिखी हैं कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि BYD की जो टेक्नोलॉजी है वो और फिर इनकी जो लोकल एक्सपर्टीज़ हैं वो भी जब उसकी एक सिनर्जी बनेगी, जो दोनों यूटिलाइज होंगी, तो ऑब्वियसली उसका एक अच्छा इम्पैक्ट नज़र आएगा। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो FFC के हवाले से है। फर्टिलाइज़र सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है और अब इसने एक और ब्रेक थ्रू ये अचीव किया है कि कुछ अरसे से खबरों में था कि ये अक्वायर कर रही है काफ़ी बड़ी तादाद में शेयर्स एग्रीटेक लिमिटेड के। एग्रीटेक जो कि केमिकल सेक्टर की लिस्टेड कंपनी है और ये भी यूरिया और इस तरह की रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अब उसके अच्छे खासे शेयर्स जो हैं वो ले लिए हैं फौजी फर्टिलाइज़र ने, और अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो ये तकरीबन बनता है उसका 27.7% ऑफ द टोटल इशूड वोटिंग शेयर्स। तो एक मेजॉरिटी चंक इन्होंने, मेजॉरिटी 50% से ज़्यादा मेजॉरिटी होता है, लेकिन
इन जनरल बात की जाए तो ओवरऑल जो शेयर उनके शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है अमॉन्ग डिफरेंट शेयर होल्डर, तो उसमें एक बड़ा चंक जो है वो अब फौजी फर्टिलाइज़र के पास आ गया है वोटिंग शेयर्स का। तो ऑब्वियसली फौजी फर्टिलाइज़र का जो बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स हैं और जिस तरह ये कंपनी इवॉल्व कर रही है और मुसलसल ग्रोथ कर रही है, तो अब जिस तरह ये इस तरह की एक्विजिशन भी कर रही है, तो ये मज़ीद इसके पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करेगी और इन्वेस्टर्स को भी इसका फ़ायदा होगा। अब जो तीसरी खबर है इस लिस्ट में वो सीमेंस पाकिस्तान इंजीनियरिंग के हवाले से है, और इस कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि इसका जो एनर्जी का बिजनेस है उसको ये उसमें से एग्जिट कर रही है, उसमें से निकल रही है। तो फर्दर इन्होंने डिटेल्स भी दी हैं कि इनकी जो पेरेंट कंपनी है सीमेंस एजी, उसके साथ इन लाइन है इनका ये जो डिसीजन है वो। और इस हवाले से पहले भी इनकी अनाउंसमेंट्स आई थी, और अब इन्होंने ये अनाउंस किया है कि इनके बोर्ड ने अप्रूव किया है विद द मेजॉरिटी कि इसका जो एनर्जी का बिजनेस है उसकी सेल और ट्रांसफ़र कर देंगे टू एनर्जी बिजनेस, इस एनर्जी बिजनेस सेगमेंट को गोइंग कंसर्न बेसिस पे, यानी एज इज़ वो बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन ये जो बिजनेस है ये हैंड ओवर कर देंगे टू अ नॉन एफिलिएटेड सीमेंस एनर्जी ग्रुप एंटिटी, दैट इज सीमेंस गमेसा रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो वो इसका बायर होगा और वो इसका जो पावर या एनर्जी सेक्टर का बिजनेस है उसको ले लेंगी। अब ये सीमेंस के हवाले से ये बहुत सारी इस तरह की और भी कंपनीज़ हैं, बाहर की कंपनी जो कि पाकिस्तान में है, मल्टी नेशनल्स होगी, तो उनकी वक्तन फ़वक्तन इस तरह की जो खबरें हैं ये मेरी नज़र में तो ये नेगेटिव खबर ही होती है कि वो पाकिस्तान में जो अपने बिजनेसेस को बजाय इसके कि वो मज़ीद पैसा यहाँ पे एक्सपेंड लगा के और मज़ीद बिजनेसेस एक्वायर करें, वो अपने बिजनेसेस को स्क्वीज़ कर रही हैं। तो ऑब्वियसली ये कोई एक खुशाइन चीज़ नहीं है हमारी इकानमी के लिए, कि बाहर का जो जितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, जितना ज़्यादा वो कंपनीज़ यहाँ पर मज़ीद अपने जो पर हैं उनको फैलाती हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, जॉब की भी, इन्वेस्टमेंट की भी। लेकिन अगर वो अपने बिजनेस को स्क्वीज़ करें, जैसे शेल पाकिस्तान को जो शेल ग्लोबल है उसने गुड बाय कहा था, इसके अलावा भी और वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरें आती हैं टेलेनॉर के हवाले से, आल्दो की वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी और भी खबरें आती रहती हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ के हवाले से जहाँ पर बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो निकल रहे हैं। तो ये किसी लिहाज से भी खुशाइन नहीं है। बहरहाल अगर हम मज़ीद खबरों पे जाएँ मिसलेनियस में, तो उसमें जो पहली खबर है वो एक रिसर्च पब्लिश हुई है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की तरफ से, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो के जो हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट है और उसमें जो KC 100 इंडेक्स है, इसमें पॉजिटिव जो ट्रेंड है ये एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू करेगा, और ये 1,06,000 तक इंडेक्स हमारा जा सकता है होपफुली बाय जून 2025। और इसके बेसिस पे अगर हम रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो 24% बनते हैं। तो ये सिर्फ टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की नहीं बल्कि कुछ अर्सा पहले कुछ दीगर जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी भी इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, और तकरीबन ज़्यादातर बुलिश ही हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को लेके, और ज़्यादातर यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में, कुछ क्वार्टर्स के अंदर मज़ीद हम एक बुलिश ट्रेंड देखेंगे KC 100 इंडेक्स में। तो ऑब्वियसली ये एक खुशाइन बात है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो हमारे स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि प्राइस मल्टी टू अर्निंग अगर मल्टीपल के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी सस्ती हैं, काफ़ी कम प्राइस में। तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है उनके पास, इन कंपनीज़ के पास, कि ये ग्रो कर सकें, और उतना ज़्यादा अगर स्टॉक मार्केट ग्रो करती है तो हम सब लोगों को एज एन इन्वेस्टर्स का फ़ायदा होगा। लेकिन अगेन ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ है, क्योंकि जो इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर आल्दो के IMF की तरफ से हमें कुछ कर्जा मिला है तो वक्ती तौर पे चीज़ें स्टेबलाइज हो गई हैं। हमारी जो करेंसी है वो भी काफ़ी हद तक स्टेबल जा रही है कुछ अरसे से, इन्फ्लेशन के नंबर्स भी नीचे हैं, इंटरेस्ट रेट भी नीचे आ रहा है, ये सारी चीज़ें तो पॉजिटिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये देखें कि स्टॉक मार्केट में रिसेंट पास्ट में जो फॉरेन सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो उसको किसी हद तक नॉर्मलाइज तो ज़रूर कर लिया है, जो म्यूचुअल फंड जो हमारे इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनकी तरफ से जो बाइंग हुई है उसने। लेकिन स्टिल फॉरेन इन्वेस्टर्स किस तरह देखते हैं, फिर FTSE की जो रेटिंग होती है और उसमें जो कंपनीज़ की रीशफलिंग होती है उसका भी इम्पैक्ट हमने देखा पिछले कुछ अरसे में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखना है, और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो तकरीबन हर वक्त ही रहती है, तो वो उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहता है और किस हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो पाती हैं, ये सारी चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर। इसके बाद जो दूसरी खबर है वो पॉजिटिव है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर हमारा काफ़ी अरसे से सफ़र कर रहा है और टेक्सटाइल को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना है। जो एनर्जी की प्रोविज़न है उसके हवाले से भी, फिर कुछ सब्सिडीज़ जो इनको चाहिए होती हैं वो भी नहीं मिल रही, और टैक्सेशन के हवाले से भी, और ओवरऑल जो बिज़नेस के इन्वायरमेंट है मुल्क के अंदर वो भी देखा जाए तो वो भी कोई इतना ज़्यादा वायबल नहीं है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। लेकिन जो यहाँ पर ख़बर है वो ये है कि इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 9.5% बढ़कर 4.52 बिलियन पे हो गई है इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 2024-2025,
और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लास्ट ईयर के मुकाबले में 17.9% का इंक्रीज़ हुआ है। तो ये खुशाइन बात है कि टेक्सटाइल के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। और अगर फर्दर जो इसकी डिटेल्स थी उसमें ये था, ये अच्छी बात एक और ये भी है कि टेक्सटाइल के अंदर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन की बात नहीं हो रही, बल्कि मुख्तलिफ जो टेक्सटाइल सेक्टर की प्रोडक्ट्स हैं हमारी, जो एंड यूज़र के लिए होती हैं या जो कंप्लीटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स के अंदर यकसा इजाफा हुआ है, यानी कि सब में ही इजाफा हमें देखने को मिला है। तो ये बड़ी एक हौसला अफजा चीज़ है। साथ साथ इसमें एक फैक्टर ये भी है कि पिछले कुछ अरसे में, ये तो खैर इस क्वार्टर के नंबर्स हैं, और इससे पहले भी पिछले कुछ 6 महीनों में जो बांग्लादेश में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर, और वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और वो सारे, तो उसने कुछ बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स को भी मुतासर किया है, तो उसका भी एक बेनिफिशरी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रही हैं। इसके बाद जो अगली खबर है, अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़, जो हमारा रेट कट हो रहा है स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, पिछली कुछ अरसे से मुसलसल कट आ रहा है, और 17.5 पे, तो अब दोबारा मज़ीद 200 पॉइंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं कि कमी आ सकती है नवंबर में, जो अब पॉलिसी मीटिंग हो रही है उसमें। और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि जो हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो एक्सपेक्टेड यही है कि इस महीने के भी सिंगल डिजिट में ही रहेंगे। तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है बिजनेसेस के लिए भी, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है बिजनेसेस की, उसके लिए, कि जितना ज़्यादा रेट में कट होगा, अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो ऑल टाइम हाई पे था 20% से ऊपर, तो वो तो किसी लिहाज से भी बिजनेसेस को सूट ही नहीं कर रहा था। लेकिन अब जिस तरह ये कम होना शुरू हुआ है, तो अगर ये मज़ीद कुछ अर्सा इस तरह कमी आती है, और ये एक रीज़नेबल नंबर पे आ जाता है ग्रेजुअल डिक्लाइंस के साथ, तो फिर हमारे लिए ये आसानी होगी बिजनेसेस के लिए, उनकी जो फाइनेंस कॉस्ट हैं वो काफ़ी कम होंगी, और हमें नज़र आएगा कि मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी निस्बतन बढ़ जाएंगी। अब इसके बाद अगर हम USD टू PKR की मूवमेंट देखें, तो ये जो नंबर आपको, ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है, वो 1 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक का है। तो अब इस हफ्ते के दौरान अगर आप देखें, तो पहले 3 दिन में जो डॉलर की उड़ान है वो ऊंची रही है, और 277 रुपये 84 पैसे पे चला गया था, जो कि इस अक्टूबर के महीने का हाईएस्ट था। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से हमें 17 और 18 का अगर नंबर देखें, तो फिर से बेहतरी नज़र आई है रुपी में, और जो क्लोजिंग हुई है वो 277 रुपये 61 पैसे पे हुई है फ्राइडे को, जो कि 14 का जो नंबर था उससे भी नीचे है। तो कुल मिला के देखें तो ओवरऑल हफ्ते के अख्ताम पर जो रुपी है वो मुस्तहकम हुआ है वापस, और एक रीज़नेबल नंबर पे है। बहरहाल PKR अगेंस्ट USD देखें तो एक लंबे अरसे से, पिछले कुछ महीनों से मुसलसल 278-77 इसके आसपास ही है। तो ये एक बड़ी हौसला अफजा चीज़ है हमारी जो इम्पोर्ट बिल है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो ओवरऑल करेंसी को लेके जो माजी में जिस तरह बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी, तो वो भी काफ़ी हद तक फॉर नाउ बेटर कंट्रोल के अंदर है। अब इसके बाद जो रिजर्व्स की सूरत हाल है, अगेन वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जब से हमें जो IMF के तरफ से जो नया मुआहिदा है 37 मंथ्स का, उसकी मंजूरी हुई, और उसके बाद उसकी जो पहली किस्त हमें मिली, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो 28 सितंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर था 27 सितंबर का, और उसके बाद फिर अगले दो जो नंबर्स हैं वो भी मुसलसल हमारे रिजर्व्स के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है। जो लेटेस्ट नंबर है वो है 11 सॉरी 11 अक्टूबर का, और इसमें जो हमारे रिजर्व्स हैं वो उससे प्रीवियस जो नंबर्स हैं उसके मुकाबले में तकरीबन 6 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ है। तो ये 16.11 बिलियन डॉलर्स की जो हमारे रिजर्व्स हैं क्यूमुलेटिव हैं स्टेट बैंक प्लस जो कमर्शियल बैंक्स के, तो ये एक अच्छा नंबर है। इट मीन्स कि हम इस वक्त बेहतर पोजीशन पे हैं, अपनी जो प्रिंसिपल और जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, जो हमारी डेट सर्विसिंग है उसके हवाले से, जो अदायगियाँ करनी है उसके हवाले से भी, और एज़ ऑफ नाउ जो माजी में जिस तरह डिफ़ॉल्ट खतरात थे, कम अज़ कम एज़ ऑफ नाउ वो खतरात हमारे सर पे नहीं मंडला रहे। तो जब भी IMF की तरफ से बेल आउट पैकेज मिल जाता है, तो उसके बाद चीज़ें, आल्दो के IMF की जो शराइत होती हैं वो काफ़ी सख्त होती हैं, लेकिन मुश्किल वक्त के अंदर जब वो एक डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है कि जब इस तरह की कोई भी मदद मिलती है, तो जो स्टारवेशन की सूरत हाल होती है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, वो काफ़ी हद तक संभल जाती है। अच्छा जी, अब अगर हम ब्रेंट क्रूड ऑयल की मूवमेंट देखें इंटरनेशनल मार्केट में, तो कुछ अर्सा पहले जब मिडल ईस्ट का क्राइसिस ज़्यादा
पीक पे चला गया था ईरान को लेके, इसराइल को लेके, तो उस वक्त तो 80 को दोबारा से क्रॉस कर दिया था क्रूड ऑयल ने पर बैरल। लेकिन उसके बाद अब दोबारा से कुछ हद तक चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, और जो ज़्यादा टेंशन थी यूँ लग रहा था कि कोई खुदा न खास्ता किसी बड़ी एस्केलेशन की तरफ मामला ना चले जाएं, वो एज ऑफ नाउ कम अज़ कम कंट्रोल में है। तो हमने देखा कि ऑयल की प्राइसेस में भी थोड़ा सा दोबारा से ईज़ आउट हुई हैं, और इस वक्त जो पर बैरल प्राइस है, लेटेस्ट नंबर जो है वो $73 पर बैरल है। तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जो ऑयल की प्राइसेस होती हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसमें पिछले जो लेटेस्ट 15 तारीख को जो रिवाइज़ हुई हैं, उसमें डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है, आल्दो के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से बाकी प्राइसेस जो हैं वो इंटैक्ट रही हैं। लेकिन अब जो कि नंबर नीचे आया, तो होपफुली जो नेक्स्ट रिवीजन होगी फर्स्ट को, उसके अंदर भी, अनलेस के अगले 10 दिनों में कोई, अगले कुछ दिनों में, सॉरी, अगले कुछ दिनों में अगर कोई मेजर चेंज नहीं आ जाता प्राइस के अंदर, तो फिर जो प्राइसेस हैं वो या तो मज़ीद कम हो सकती हैं, या एटलीस्ट यहाँ पे मेंटेन रखी जा सकती हैं। गवर्नमेंट को कुछ रूम मिल जाएगा थोड़ा सा मज़ीद जो इसका फ़ायदा है वो पास ऑन करने का आवाम को। अब आखिर में हम देख लेते हैं कि KSE 100 इंडेक्स की क्या सूरत हाल रही इस पूरे हफ्ते के दौरान। तो स्टॉक मार्केट चूँकि काफ़ी ऊपर जा चुकी है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 अक्टूबर से लेके जो 18 अक्टूबर, ये जो 10 दिन है, इसमें काफ़ी रेंज बाउंड एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है। बीच में हमने देखा कि इंडेक्स 84 को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से करेक्शन आई है, और अब 82, सॉरी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त जो नंबर है वो 85,000 पे है, जबकि एक टाइम पे ये 86,400 को भी क्रॉस कर गया था। तो थोड़ा सा इस वक्त सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, जो फॉरेनर्स की सेलिंग है वो भी हमें देखने को मिली है, और साथ साथ ये है कि पावर सेक्टर ने जिस तरह काफ़ी लूज़ किया था, आल्दो के दोबारा से कुछ रिकवरी हमें देखने को मिल रही है पावर सेक्टर की कंपनीज़ में भी। जैसे हमने देखा कि निशात चूनिया पावर जो काफ़ी गिर गया था, सैफ पावर गिर गया था, और इसके अलावा हपको और कुछ दीगर कंपनीज़ भी, तो थोड़ा सा उनमें भी रिकवरी हमें देखने को मिली। फिर अल्टर्न एनर्जी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि दोबारा से कुछ हद तक जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने में कामयाब हो रही हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त मार्केट थोड़ा सा इनडिसाइसिव सी सिचुएशन में है। इतना ज़्यादा ऊपर गई हुई है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो ट्रेंड है वो एक साइडवेज का ट्रेंड ही आपको नज़र आ रहा है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा सुकून कर रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉल्यूम्स पे नज़र डालें तो पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा हुआ था, लेकिन आखिरी जो 2 दिन है उसमें वॉल्यूम्स, बल्कि आखिरी जो 3 दिन है उसमें वॉल्यूम मुसलसल कम होते हुए नज़र आए हैं। तो बहरहाल देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में चूँकि बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स प्लान्ड हैं फॉर द रिजल्ट्स ऑफ द क्वार्टर एंडिंग 30 सितंबर। तो कुछ कंपनीज़ डिविडेंड भी अनाउंस कर रही हैं, तो वो भी एक और ट्रिगर पॉइंट होता है जिसकी वजह से कुछ कंपनीज़ के अंदर हमें मूवमेंट नज़र आती है। तो ये सारी हसल एंड बसल भी जारी रहेगी, और अगर तो इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो बातें हैं कि मज़ीद कट हो सकता है, तो अगर वो होता है तो वो भी एक और पॉजिटिव मोमेंटम को जन्म देगा, और उसकी बेसिस पे मार्केट के अंदर मज़ीद हम एक बुलिश ट्रेंड देख सकेंगे। तो अभी पिछले कुछ दिनों में बावजूद इसके कि हमें रेड कैंडल्स मिली हैं, स्टिल मार्केट इज़ नॉट इन द बियरिश ट्रेंड, इट इज़ स्टिल ओवरऑल अगर लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो इसको मैं बुलिश ट्रेंड ही कहूँगा, और एक अच्छा बुलिश ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। बीच में हल्की फुल्की इस तरह की करेक्शंस और कंसोलिडेशंस होती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो डिस्कशन हुई, जो भी खबरें आपके साथ शेयर की गई, ये यूज़फुल होंगी। कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।